नरेंद्र मोदी ने आज बिहार जीतने का फॉर्मूला बता दिया। नरेंद्र मोदी इलेक्शन मोड में नहीं, नरेंद्र मोदी इमोशनल मोड में चुनाव जीतते हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा गणित से नहीं बल्कि केमिस्ट्री से इलेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमेशा गणित जोड़ने वाले बिहार में भी जाति जोड़ते जोड़ते रह गए और नरेंद्र मोदी ने केमिस्ट्री से बिहार को जीत लिया। मोदी का इमोशनल फॉर्मूला बिहार में फिट बैठ गया तो यूपी के, बंगाल के नेताओं का इमोशनल बैलेंस बिगड़ने लगा। आज रात अखिलेश यादव की नींद क्यों उड़ी हुई है और मोदी का इमोशनल कार्ड ममता बनर्जी को इमोशनल अत्याचार क्यों लग रहा है, इस रिपोर्ट में आपको वो सब बताते हैं जो नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले नई दिल्ली में बताया। बिहार का भूकंप झटके पे झटका दे रहा है। भूकंप के 3 दिन बाद भी लालू तेजस्वी की पार्टी झटके खा रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस बिहार के झटके खाकर सन्नाटे में चली गई है। 14 नवंबर को झटके ने इंडी अलायंस ध्वस्त कर दिया। इस भूकंप का असर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक महसूस किया जा रहा है। पीडीए खत्म हो गया, पीडीए से पिछड़ा भाग गए, अति पिछड़ा भाग गए, दलित आए नहीं और आधे मुसलमान ओवैसी के पीछे पीछे चल दिए। बिहार में पीडीए खत्म होने से यूपी में अखिलेश यादव का बैलेंस बिगड़ गया है। बंगाल में ममता को भी अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है। बिहार भूकंप का एपी सेंटर पटना में है, इसलिए सबसे तगड़े झटके लालू यादव की पार्टी और परिवार को लग रहे हैं। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना की पहली किश्त में बहन पर चप्पल चल गई, दूसरी किश्त में बेटी को गाली दी गई, बेटी की किडनी को गंदा कहा गया, तीसरी किस्त आने से पहले लालू की 3 बेटियों ने मां बाप का घर छोड़ दिया। लालू परिवार की बात आगे करेंगे, पहले लालू की पार्टी को देख लीजिए। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव हारे तो कहा गया कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब रहा, इस वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन 2025 में आरजेडी का अपना स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पार्टियों से तो हारे ही हारे, वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों से भी बुरी तरह से हार गए। जेडीयू के साथ आरजेडी की 61 सीटों पर टक्कर हुई। आरजेडी केवल 9 सीटें जीत पाई। नीतीश के खिलाफ तेजस्वी का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 15%। बीजेपी के साथ आरजेडी के 51 सीटों पर टक्कर हुई। इन 51 सीटों में से आरजेडी केवल 6 सीटें जीत पाई। मोदी के खिलाफ तेजस्वी का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 12%। बिहार की 19 सीटों पर एलजेपी और आरजेडी की टक्कर हुई। 19 सीटों में से 12 सीटें चिराग पासवान जीते, केवल 7 सीट तेजस्वी जीते। एलजेपी के खिलाफ आरजेडी का स्ट्राइक रेट रहा 37%। जीतन राम मांझी की एचएम पार्टी के साथ आरजेडी 5 सीटों पर लड़ी, 4 सीटें हार गई, केवल 1 सीट जीत पाई। मांझी के खिलाफ तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट रहा 20%। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम जिन 6 सीटों पर लड़ी, उन सभी सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट थे। 4 सीटों पर आरएलएम जीती, 2 सीटें आरजेडी को मिली। यहां तेजस्वी का स्ट्राइक रेट रहा 33%। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा ली है, लेकिन उनके पास बाकी कुछ नहीं बचा है। बिहार चुनाव में आरजेडी हर फ्रंट पर फेल हुई है। हार के बाद पार्टी ने पहली समीक्षा बैठक की तो हार का एक बहाना खोज लिया। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की पार्टी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाकर वोट चोरी रटती थी। चुनाव के बाद आरजेडी ईवीएम रटने लगी है। हमने एक बार का मशीनरी मैनेजमेंट ये जनादेश है और इस पर हमारी लगातार कई समीक्षाएं चलेगी और सतही तौर पर ये चीजें आ भी रही है। क्योंकि हमें जो लगता है नहीं, आम लोग को लगता है कि मोर देन 25 से 30,000 ईच असेंबली सेगमेंट, इसमें एक करिश्मा हुआ है और इस करिश्मे को जो पार किया है वो लोग कोई जीत के आए हैं जिसकी संख्या कम है। क्योंकि जिस तरह का स्ट्राइक है, 90% स्ट्राइक रेट है कई दलों के, यह स्ट्राइक रेट दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संभव नहीं है। आरजेडी की मीटिंग में लालू ने कहा ईवीएम, तेजस्वी ने कहा ईवीएम, फिर सबने कहा ईवीएम।
ईवीएम ही हार की जड़ है, ना रहती ईवीएम ना हारते हम। मशीन एक ही है, ईवीएम उसको अब जो नाम धर लो उसको। महिलाओं को जो पैसे बांटे गए चुनाव से पहले, ये कितना बड़ा एक्सपेक्ट फैक्टर रहा? भाई आप एक बात जान लो, कौन चीज उसका बावजूद भी जो इन लोगों ने ईवीएम का दुरुपयोग किया, ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, वो सबसे बड़ा दुरुपयोग है ना, सबसे बड़ा दुरुपयोग। अच्छा, अब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेंगे? तेजस्वी यादव भी रहेंगे? तेजस्वी जी का निर्वाचन हो गया, सदन में वही नेता होंगे। आरजेडी के जो नेता जैसे तैसे करके चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी ईवीएम ही कह रहे हैं। मनेर से चुने गए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र 20,000 वोट से जीते हैं। उनका कहना है कि अगर ईवीएम नहीं होता तो 50,000 वोट से जीतते। लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और आज हम लोगों ने जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को चुन लिया गया। हमने प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने समर्थन किया और विधायक दल का नेता आज हम लोग चुन लिए। ये ईवीएम में चोरी एनडीए सरकार ने किया है, ये सब लोग जानता है, जग जाहिर है कि पटना मोरिया होटल में बैठकर इन लोगों ने क्या क्या किया है और ईवीएम में वोट को मैनेज किया गया है और इसलिए हार हुई। लेकिन आपके सीट पे मैनेज नहीं हो पाई क्यों? अरे भाई 50,000 से ऊपर से जीतने वाला भाई वीरेंद्र था, वो 20,000 से जीता। 30,000 वोट का चोरी हुआ है। बिहार में अगला चुनाव जब भी होगा तब महिला आरक्षण कानून लागू होगा। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। आरजेडी कांग्रेस कितनी तैयार है, इसे आंकड़ों से समझिए। बिहार में इस बार 28 महिला विधायक चुनी गई हैं। इन 28 महिला विधायकों में से आरजेडी की सिर्फ 2 महिला विधायक हैं और कांग्रेस की एक भी महिला विधायक नहीं है। चकाई से आरजेडी की सावित्री देवी करीब 13,000 वोटों से जीती हैं। परसा सीट से आरजेडी की करिश्मा ने 25,000 वोट से करिश्मा किया। इन 2 के अलावा महिला लीडरशिप के नाम पर आरजेडी में सन्नाटा है। राहुल गांधी की पार्टी में एक भी ऐसी महिला नेता नहीं है जो चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंची हो। बिहार चुनाव में महिलाओं की ताकत अब कोई छिपी हुई चीज नहीं रह गई है। नीतीश कुमार की वापसी के पीछे महिला वोट की ताकत है। 2025 के बिहार चुनाव में रिकॉर्ड 67.13% मतदान हुआ। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.98 रहा, जबकि बिहार की 71.78% महिलाओं ने मतदान किया। बिहार के एक जिले सुपौल में महिला मतदान 83.69% रहा, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.98% रहा, यानी पूरे 20% से अधिक का गैप। जहां सबसे ज्यादा महिला वोट पड़ा वहां एनडीए ने 100% स्कोर किया। महागठबंधन का स्कोर 0% रहा। बिहार के 7 जिलों में महिला मतदाताओं के वोट पुरुषों से 14% अधिक रहे और 10 जिलों में महिला वोटर्स ने पुरुषों से 10% अधिक मतदान किया। इन सभी जिलों में मोदी नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया। दीवार पर लिखी इबारत साफ साफ है, फिर भी आरजेडी की महिला नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो गया। 14 तारीख को भूकंप आया या लहर उठी, उनको हवा ही नहीं लगी। ये तो ऐसा लग रहा है कि आंधी आया था, सबको उधिया के लेके चला गया। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जनता वोट किया है हमारे बूथ पर, जबकि हम जो हमारा बूथ है वहाँ पर 500 वोट है, वहाँ पर हमको 100 वोट मिला। सब बोल रहा है वोट दिए हैं, कहाँ चला गया वोट। ऐसा बूथ है कि जहाँ की 1 वोट मिला है हमको, जहाँ मेरा जात है वहाँ पर 1000 वोट है, वहाँ 1 वोट मिला है, 2 वोट मिला है और सब वोट कहाँ चला गया। इस तरह का घटना हुई है। तो इस तरह का जो है कि जिस तरह से परिवर्तन का लहर था पूरे बिहार में, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के कैसे हुआ। 14 से पहले आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी थी। 14 के बाद आरजेडी बिहार की नंबर 3 पार्टी हो गई। बिहार में नंबर 1 पर अब बीजेपी है। बिहार के जनादेश ने ऑल इंडिया लेवल पर भी बीजेपी की ताकत बढ़ा दी है। विधायकों की संख्या के मामले में बीजेपी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। पूरे देश में अब बीजेपी के 1654 विधायक हो गए। 2014 में जब मोदी ने कमान संभाली थी तब देश भर में बीजेपी के 1035 विधायक थे। 2015 में बीजेपी के 997 विधायक रह गए।
2016 में बीजेपी विधायकों की तादाद बढ़कर 1053 हो गई। 2017 में यह संख्या बढ़कर 1365 हो गई। 2018 में बीजेपी के 1184 विधायक थे। 2019 में 1160 विधायक हुए। 2020 में 1207, 2021 में 1278, 2022 में 1289, 2023 में 1441, 2024 में 1588, अब 2025 में 1654। बीजेपी को उम्मीद है कि 2 साल के अंदर अंदर देश भर में बीजेपी के 1800 विधायक होंगे। विधायकों की संख्या के मामले में कांग्रेस 1985 में अपने पीक पर पहुंची थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उठी सहानुभूति लहर में कांग्रेस ने लगभग हर राज्य का चुनाव स्वीप किया और कांग्रेसी विधायकों की तादाद बढ़कर 2018 हो गई। बीजेपी उस तरह की किसी सहानुभूति लहर में नहीं बढ़ी है। मोदी की पार्टी ने स्टेप बाय स्टेप ये सफर तय किया है। अभी बिहार हुआ है, आगे बंगाल होना है। चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है, तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। बिहार में भी हमने अभी अभी यही होते देखा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर स्टार्ट हो चुका है, ममता बनर्जी का विरोध भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज ड्रामा हुआ राजभवन में। तृणमूल के नेता ने राजभवन से हथियार बांटने की बात कही तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पुलिस, सीआरपीएफ और डॉग स्क्वाड बुलाकर राजभवन में सर्च ऑपरेशन चलवा दिया। इस सर्च ऑपरेशन में कोई हथियार तो नहीं मिला, लेकिन गवर्नर को ममता सरकार पर अटैक का मौका मिल गया। कुछ भी नहीं मिला, सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू करता है। मुझे ऑनरेबल एमपी से केवल ये कहना है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अखिलेश यादव बिहार के लॉन्च पैड से यूपी में 2027 का कैंपेन लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन बिहार में लॉन्च पैड ही ध्वस्त हो गया। अखिलेश ने M+Y को पीडीए बनाया था। बिहार में पीडीए जमीन के 7 फुट अंदर चला गया और यूपी में जिन आजम खान के दम पर सपा का M+Y चलता था, उन आजम खान को 7 साल के लिए जेल के अंदर भेज दिया गया। 2 पैन कार्ड रखने के जुर्म में आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की सजा हुई है। अदालत का फैसला है, क्या कहना क्या कहेंगे सर इसको? 7 साल की सजा सुनाइए। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। बिहार जीत के बाद नीतीश कुमार की 10वीं ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। 19 को बिहार विधानसभा भंग होगी, 20 को नीतीश का शपथ ग्रहण होगा। गांधी मैदान में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे, किस पार्टी का कितना कोटा होगा, किन किन जातियों का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, एक एक डिटेल फाइनलाइज की जा रही है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। एनडीए के 5 दल सरकार गठन पर चर्चा कर रहे हैं। वो अगले 5 साल के लिए बिहार को संवारने, संभालने पर मंथन कर रहे हैं और कोई चू चपड़ नहीं हो रही। इसके उलट आरजेडी के मुखिया लालू यादव से उनका परिवार ही नहीं संभल रहा। बिहार की हार ने लालू फैमिली में इतनी कलह बढ़ा दी है कि लालू राबड़ी का घर खाली हो गया है। पहले रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा, फिर रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव ने भी मायका छोड़ दिया। लालू राबड़ी की 3 बेटियां कुछ नहीं बोल रही, लेकिन पापा को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य रोते हुए सब कुछ बता रही हैं।
आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही, आराम से अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करिए। आप ये बात जाकर ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, पीछे का लड़का हो जाएगा। ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे। और पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। लालू यादव की पार्टी पिछले 20 साल से बिहार में हर चुनाव हार रही है। 2005 के बाद 10, 14, 19, 20, 24 और 25 में आरजेडी हार चुकी है। लेकिन लालू के घर के अंदर किसी दूसरी पार्टी को झांकने का मौका पहली बार मिला है। तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर निकाला गया तो तेज प्रताप ने सह लिया, लेकिन रोहिणी आचार्य नहीं सह रही हैं। वो बोल रही हैं, साथ ही लालू के सियासी विरोधी भी बोल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद सही बात है कि सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को जिसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। लालू जी को यह सब देखना भी चाहिए और कहा जाता है कि इस दुनिया में स्वर्ग यही है, नर्क यही है। आप अपने कर्मों और कुकर्मों की सजा यहीं से प्राप्त करके जाते हैं। बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। लालू राबड़ी ने बेटियों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोला। पटना में आरजेडी की मीटिंग में बस इतना हुआ कि आरजेडी को पूरी तरह तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया गया। पार्टी परिवार सब है, लेकिन कोई अलग से डिफाइन परिवार पार्टी के लिए नहीं है। कोई भी ऐसी हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर सब लोगों ने जब इन पर ये जिम्मेदारी सौंपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ही, क्योंकि यहाँ की जो सदन की भावना है, बैठे हुए लोगों की भावना है, एक मुस्त होकर के लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही आस्था व्यक्त किया और तब तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक, घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और पूरे तौर पर पार्टी को आगे लेके जाएंगे। तेजस्वी यादव अब जैसे चाहेंगे आरजेडी को चलाएंगे। पार्टी और परिवार दोनों जगह अब संजय यादव का पहरा है। परिवार में बड़े भाई तेज प्रताप यादव की एंट्री बंद है। पार्टी में अब तेजस्वी के बहनों की एंट्री बंद है। बची पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती, तो जब तक उनका कार्यकाल है तेजस्वी उनको साथ लेकर चलेंगे। बाद में मीसा का फैसला भी तेजस्वी ही करेंगे। बीते दशकों में कैसे सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ दलों, कुछ परिवारों ने अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया है। साथियों, मुझे संतोष है कि आज देश सामाजिक न्याय को सच्चाई में बदलते देख रहा है। लालू की पारिवारिक पार्टी में ठीक वैसे ही सब कुछ हो रहा है, जिसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान की थी। आगे इंडी अलायंस में भी यही सब होना है। 14 नवंबर को उठी लहर ने इंडी के खात्मे का भी खाका खींच दिया है। इंडी अलायंस की शुरुआत पटना से हुई थी। इंडी का अंत भी पटना ने ही तय किया है।